नमस्कार, सारा एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। आज हम तीन बहुत ज़रूरी मुद्दों पर गहराई से बात करने वाले हैं। पहला तो है भारत की सुरक्षा से जुड़ी वो चुनौतियां जो लगातार बदल रही हैं। दूसरा, पर्यावरण का वो संकट जो अब दरवाजे पर दस्तक नहीं दे रहा, बल्कि दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ चुका है। और आखिर में हम कुछ ऐसी वैज्ञानिक खोजों पर भी नजर डालेंगे जो शायद इन समस्याओं से लड़ने के हमारे तरीके बदल सकती हैं। हमारे पास कुछ सरकारी रिपोर्टें हैं, सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के एनालिसिस हैं और हाँ, कुछ साइंटिफिक पेपर्स भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक हालिया घटना से जिसने सुरक्षा एजेंसियों की कह सकते हैं कि नींद उड़ा दी है। सुनने में आया है कि हाल ही में दिल्ली के लाल किले के पास एक कार में धमाका हुआ और शुरुआती रिपोर्ट्स में एक व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल का जिक्र है। एक मिनट, व्हाइट कॉलर मॉड्यूल, इसका मतलब क्या है? क्या ये पढ़े लिखे शहरी लोग हैं जो इस तरह की गतिविधियों में शामिल हैं? बिल्कुल, और यही सबसे ज्यादा चिंता की बात है। व्हाइट कॉलर टेरर का मतलब ही यही है कि अब ये काम सिर्फ अशिक्षित या गुमराह युवा नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसमें पढ़े लिखे प्रोफेशनल लोग भी शामिल हो रहे हैं। वो लोग जो टेक्नोलॉजी और सिस्टम को कहीं बेहतर तरीके से समझते हैं। और इस धमाके में जिस चीज के इस्तेमाल का शक है वो है अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट, ये तो खेती में इस्तेमाल होने वाली खाद है ना? हाँ, और यही इसकी सबसे खतरनाक बात है। ये एक आम सी खाद है, लेकिन जब इसे तेल के साथ मिला दिया जाता है तो ये एक बहुत शक्तिशाली विस्फोटक बन जाता है। उसे एनफो कहते हैं। एनफो? जी। 2019 के पुलवामा हमले समेत भारत में कई बड़े धमाकों में इसी का इस्तेमाल हो चुका है। इसीलिए अब भारत में इसे लेकर कड़े कानून हैं। अमोनियम नाइट्रेट नियम 2012 हैं, विस्फोटक अधिनियम 1884 है। मतलब कौन इसे बना सकता है, रख सकता है या बेच सकता है, इस पर बहुत सख्त नियंत्रण है। मतलब खतरा हमारे आसपास ही मौजूद है, बस उसका रूप बदल गया है। और ये सिर्फ एक घटना तो है नहीं, भारत तो कई मोर्चों पर एक साथ लड़ रहा है। सीमापार से आतंकवाद है, शहरों में फैलते नेटवर्क हैं और अब ये साइबर हमले भी। सही कहा आपने। और इसी बदलते हुए खतरे के जवाब में भारत की रणनीति में भी एक बहुत बड़ा एक जबरदस्त बदलाव आया है। इसे अक्सर डोभाल सिद्धांत कहा जाता है। डोभाल सिद्धांत? हाँ, ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो ये सोच और भी साफ हो गई। पुरानी जो डिफेंसिव सोच थी ना, उसे छोड़कर अब एक डिफेंसिव ऑफेंस रणनीति अपनाई गई है। डिफेंसिव ऑफेंस, ये सुनने में थोड़ा विरोधाभासी लगता है। इसे ऐसे समझिए कि पहले हम मान लीजिए गोलकीपर की तरह सिर्फ हमले का इंतजार करते थे और उसे रोकते थे। अब हम एक मिडफील्डर की तरह खेल रहे हैं, जो न सिर्फ अपना गोल बचाता है बल्कि मौका मिलते ही दूसरी टीम के पाले में जाकर गोल भी करता है। इस नई नीति के 3 सीधे साधे उसूल हैं। पहला, किसी भी हमले का जवाब दिया जाएगा, और वो भी पूरी ताकत से और अपनी शर्तों पर। अच्छा। दूसरा, हम परमाणु धमकियों से नहीं डरेंगे। और तीसरा, जो सबसे अहम है, कि आतंकियों और उन्हें पनाह देने वाले देशों में कोई फर्क नहीं किया जाएगा। दोनों एक ही निशाना माने जाएंगे। तो ये तो हुई उन खतरों की बात जिनसे हम सीधे तौर पे लड़ सकते हैं, जिनकी एक शक्ल है। लेकिन कुछ खतरे ऐसे भी हैं जो अदृश्य हैं और धीरे धीरे हमारे वजूद के लिए ही चुनौती बन रहे हैं। हालिया रिपोर्टें बताती हैं कि ऐसा ही एक खतरा है जलवायु परिवर्तन। और ये अब कोई दूर का खतरा नहीं रहा। अभी हाल ही में जर्मन वॉच की क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट आई है, और उसके जो आंकड़े हैं वो सच में चौंकाने वाले हैं। पिछले 30 सालों में भारत मौसम की चरम घटनाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों में 9वें नंबर पर है। 9वें नंबर पर? और इन घटनाओं से जो नुकसान हुआ है, नुकसान बहुत बड़ा है। 80,000 से ज्यादा मौतें। 80,000 से ज्यादा? ये तो दिल दहला देने वाला आंकड़ा है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये तो एक छोटे शहर की पूरी आबादी के बराबर है। और आर्थिक नुकसान? 170 अरब डॉलर का आर्थिक नुकसान। देखिए, इसका निचोड़ यह है कि भारत एक तरह से आपदा और पुनर्निर्माण के एक दुष्चक्र में फंस गया है। बाढ़ आती है, हम उसे उभरने में संसाधन लगाते हैं, फिर सूखा पड़ जाता है, हम उससे लड़ते हैं। ये हमारी तरक्की पर एक छिपे हुए टैक्स की तरह है, जो लगातार हमारे संसाधनों को भविष्य के विकास से खींचकर वर्तमान के नुकसान की भरपाई में लगा रहा है। और इसके असर तो अब हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में दिखने लगे हैं। बिल्कुल। 3 बड़े असर तो एकदम साफ हैं। पहला, पानी का संकट। हिमालय के ग्लेशियर, जो हमारी नदियों का स्रोत हैं, वो पिघल रहे हैं। गंगा के मैदानी इलाकों में जमीन के नीचे का पानी हर साल लगभग 4 सेंटीमीटर नीचे जा रहा है। हर साल 4 सेंटीमीटर? जी। और जो पानी बचा भी है उसमें आर्सेनिक जैसा जहर घुल रहा है। हालत यह है कि पानी की क्वालिटी के मामले में हम 122 देशों में 120वां स्थान पर हैं।
और दूसरा असर तो मुंबई जैसे तटीय शहरों में रहने वाले लोग महसूस कर रहे होंगे। हाँ, तटीय खतरा। समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है। अकेले मुंबई में पिछले कुछ दशकों में ये 4 सेंटीमीटर से ज्यादा बढ़ गया है और सदी के अंत तक इसके आधा मीटर से ज्यादा बढ़ने का अनुमान है। इसका मतलब है कि हमारे बड़े बड़े तटीय शहर धीरे धीरे डूबने के खतरे में हैं। और आर्थिक लागत? विश्व बैंक का कहना है कि जलवायु परिवर्तन भारत की जीडीपी को 10% तक कम कर सकता है। 10%? और ये सिर्फ भविष्य की बातें नहीं है ना? मैंने अभी हाल ही में पढ़ा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों के पीने के पानी में क्रोमियम मिलने पर चिंता जताई है। ये तो सीधे सीधे लोगों की सेहत पर हमला है। क्रोमियम एक बहुत जहरीली धातु है। खासकर इसका एक रूप है जिसे CR6 कहते हैं। वो कैंसर तक पैदा कर सकता है। ये फैक्ट्रियों के कचरे और खदानों से हमारे पानी में पहुंचता है। पीने के पानी में इसकी एक सुरक्षित सीमा तय है, लेकिन कई जगहों पर वो सीमा पार हो चुकी है। तो इन भयानक चुनौतियों के बीच क्या कोई उम्मीद की किरण है? हम इनसे लड़ कैसे रहे हैं? उम्मीद भी है और रास्ते भी तलाशे जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा कदम है ग्रीन हाइड्रोजन। मैंने इसके बारे में बहुत सुना है, पर ये है क्या असल में? और ये हमारी मदद कैसे करेगा? आसान भाषा में कहूं तो ग्रीन हाइड्रोजन ऊर्जा का एक बहुत साफ सुथरा स्रोत है। इसे बनाने के लिए सौर या पवन ऊर्जा जैसी क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल करके पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जाता है। जब इसे जलाया जाता है तो धुएं की जगह सिर्फ पानी निकलता है। सिर्फ पानी? जी हाँ। भारत ने 2023 में एक बड़ा राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन शुरू किया है। लक्ष्य है कि 2030 तक भारत को ग्रीन हाइड्रोजन का एक ग्लोबल हब बनाया जाए। इसके लिए कांडला, तूतीकोरिन जैसे बंदरगाहों को खास तौर पे तैयार किया जा रहा है। लेकिन एक सवाल है, ये ग्रीन हाइड्रोजन बनाना तो बहुत महंगा और मुश्किल लगता है। क्या ये वाकई में प्रैक्टिकल है या बस एक अच्छा सपना? सवाल बहुत वाजिब है। अभी ये महंगा है, बिल्कुल है, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बेहतर हो रही है, इसकी लागत कम हो रही है। सरकार साइट जैसी योजनाओं के जरिए इसे बनाने वाली कंपनियों को आर्थिक मदद दे रही है ताकि शुरुआत में उन्हें सहारा मिल सके। ये एक लंबी दौड़ है, लेकिन अगर हम इसमें सफल हुए तो ये ऊर्जा के क्षेत्र में गेम चेंजर साबित होगा। ऊर्जा के अलावा एक और जरूरी मोर्चा है हमारा खाना, हमारी खेती। बदलते मौसम में किसानों को बचाना सबसे बड़ी चुनौती है। और यहाँ भारत के पास एक बहुत अनोखा कानूनी हथियार है, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001। ये एक सुई जेनेरिस सिस्टम है। सुई जेनेरिस? ये क्या होता है? इसका मतलब है अपनी तरह का अनोखा। इसे ऐसे समझिए कि ये कानून बड़ी बीज कंपनियों के कॉपीराइट और एक किसान के अपनी दादी नानी से मिले बीज को बचाने, इस्तेमाल करने और बोने के अधिकार के बीच एक ट्रैफिक सिग्नल का काम करता है। अच्छा, मतलब एक संतुलन बनाता है। बिल्कुल, ये दोनों के बीच संतुलन बनाता है। ये कानून किसानों की बीज संप्रभुता को बचाता है। मतलब किसान न सिर्फ अपने पारंपरिक बीजों को बचा सकते हैं, बल्कि अगर उन्होंने कोई नई किस्म विकसित की है तो उसे रजिस्टर भी करवा सकते हैं। ये तो कमाल की बात है। तो हमारे पास रणनीतिक सोच है, नई तकनीक है और किसानों को बचाने के लिए कानून भी है। इन सब का आधार कहीं ना कहीं विज्ञान ही है। और शायद सबसे बड़ी खोजों में से एक वो थी जिसने हमें जीवन की भाषा को ही समझना सिखा दिया। असल में एक कोड को क्रैक करने जैसा था। उन्होंने बताया कि डीएनए एक घुमावदार सीढ़ी की तरह है जिसके डंडे 4 अक्षरों से बने हैं, A, T, G और C। इस एक खोज ने जेनेटिक इंजीनियरिंग से लेकर क्रिस्पर जीन एडिटिंग और फोरेंसिक साइंस तक हर चीज की नींव रखी। आज हम जो जलवायु के अनुकूल फसलें बनाने की बात कर रहे हैं या प्रदूषण से होने वाली बीमारियों के लिए नई दवाएं बनाने की सोच रहे हैं, उन सब का आधार यही समझ है। मतलब ये खोज आज भी हमारी समस्याओं को सुलझाने का एक बुनियादी टूलकिट है। अच्छा, अब जमीन से हटकर अरबों प्रकाश वर्ष दूर चलते हैं। ब्रह्मांड की गहराइयों से भी एक हैरान करने वाली खबर आई है। हाँ, खगोलविदों ने अब तक के सबसे दूर के ब्लैक होल से निकलती हुई एक विशाल ज्वाला देखी है। यह हमसे 10 अरब प्रकाश वर्ष दूर एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है। हुआ ये कि इस ब्लैक होल ने सूरज से 30 गुना बड़े एक तारे को निगल लिया। इस टक्कर से जो ऊर्जा निकली वो 10 ट्रिलियन सूर्यों के बराबर थी। 10 ट्रिलियन सूर्य, ये तो कल्पना से भी परे है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा होता है कि वो समय को भी धीमा कर देता है। इसे टाइम डायलेशन कहते हैं। इस प्रभाव की वजह से वैज्ञानिकों को इस पूरी घटना को एक तरह की स्लो मोशन फिल्म की तरह देखने का मौका मिला। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि ब्रह्मांड के ये सबसे रहस्यमय पिंड कैसे काम करते हैं।
आज हमने दिल्ली की एक गली से शुरू करके 10 अरब प्रकाश वर्ष दूर एक ब्लैक होल तक का सफर तय कर लिया। ये सारी बातें दिखाती हैं कि हम कितनी जटिल और आपस में जुड़े हुई दुनिया में रहते हैं। बिल्कुल। एक तरफ एक आम सा दिखने वाला केमिकल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन जाता है, तो दूसरी तरफ पानी में घुला एक तत्व हमारी सेहत का दुश्मन। ये सब हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। वो क्या? भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक प्रोएक्टिव और आक्रामक डोभाल सिद्धांत जैसी रणनीति अपनाई है, जो खतरों से सीधे सीधे निपटती है। विचार करने वाली बात यह है कि क्या अब हमें जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संकट से निपटने के लिए भी इसी तरह के एकीकृत पर्यावरणीय सिद्धांत की जरूरत है? एक ऐसी आक्रामक राष्ट्रीय नीति जो इस अस्तित्व के संकट को उतनी ही गंभीरता से ले जितना हम किसी राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे को लेते हैं। अगर आज की चर्चा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।